Hello everyone. In this segment, we will cover constitutional bodies. So, constitutional bodies are the bodies which are created through a constitutional amendment act. या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्रिएट की गई और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्रिएट की गई. सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, ऑडिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. हम आज वाली क्लास में क्या करेंगे? 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करेंगे, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को. इलेक्शन कमीशन जो है वो परमानेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट की गई है ताकि इंश्योर हो सके फ्री और फेयर इलेक्शंस. आर्टिकल 3 to 4 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस यानी कि सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट. तो आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर्स, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन. तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन के पास पावर है सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस. कौन से जो इलेक्शंस है पार्लियामेंट के लिए यानी कि एमपीज के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए. तो ये सारी पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन. Election Commission is an all India body in the sense that it is common to both central government and the state government. तो ये कॉमन बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए. हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्शन कमीशन के पास ही है. इलेक्शन कमीशन लेकिन इट इज ये आपको याद रखना है, जो इलेक्शंस है पंचायत से रिलेटेड और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड वो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन. तो किसके लिए है ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट. कॉम्पोजिशन, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या है? आर्टिकल 3 to 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने कुछ प्रोविजंस एस्टैब्लिश किए हैं विद रिगार्ड टू कॉम्पोजिशन. इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज अ प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 to 4 क्या कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे सीईसी और कुछ नंबर होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो अपॉइंटमेंट होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की, ये कौन करेंगे? प्रेसिडेंट. जब बाकी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, when any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission. तो जब बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सीईसी वो चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन की तरह काम करेंगे. चेयरमैन. The president may also appoint after consultation with election commission such regional commissioners. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन कंसल्टेशन के बाद इलेक्शन कमीशन से
रीजनल कमिश्नर्स अगर उनको नेसेसरी लगे, ताकि इलेक्शन कमीशन को सहायता मिल सके। टू असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर द प्रेसिडेंट में अपॉइंट रीजनल कमिश्नर्स। The conditions of service and tenure of office of the election commissioners and the regional commissioners shall be determined by the president. तो president determine करेंगे condition of service and tenure of office। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। शुरुआत से, जब ये शुरुआत हुआ था इलेक्शन कमीशन का ऑफिस तो 1950 में, तो तब से लेके अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह काम करता आया है 1989 तक, जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फिर 1989 के बाद प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे 2 और कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, टू कोप अप विद द इंक्रीज वर्क, क्योंकि जो वर्कलोड है वो बढ़ता गया विद टाइम। और तो वर्कलोड के बढ़ने के कारण प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। उसके बाद से जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी बनी। उसके बाद जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, लेकिन 2 पोस्ट को फिर से अबॉलिश किया गया 1990 में, और इलेक्शन कमीशन को एक सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन 1993 में फिर से प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स, और तब से लेके आज तक जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। So two election commission, 3 election commissioner plus 1 chief election commissioner, 3 election commissioners। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके पास इक्वल पावर्स हैं और इक्वल सैलरी इनको अलाउंसेस मिलती हैं, जो कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सिमिलर हैं। अगर दोनों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच में और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर के बीच में, तो मैटर डिसाइड होता है कमीशन के द्वारा बाय मेजॉरिटी। इनका ऑफिस का टर्म है 6 इयर्स, या जब तक ये 65 इयर्स तक अपनी एज अटेन करते हैं, विच एवर इज अर्लियर। और ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं और रिमूव भी किया जा सकता है इनको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। सो कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई, द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट पे छोड़ा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई विद रिस्पेक्ट टू उनकी एज लिमिट एंड इनका टेन्योर, वो प्रेसिडेंट पे छोड़ा गया है और डिसाइड हुआ है 6 इयर्स और 65 विच एवर इज अर्लियर। इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 3 to 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं विद रिस्पेक्ट टू the intention behind these provision is to safeguard and to ensure the independence and impartial functioning of the election commission, ताकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी और एक इम्पार्शियल बॉडी की तरह काम करे। इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो दिए गए हैं। The chief election commissioner is provided with security of tenure। उनको रिमूव नहीं किया जा सकता उनके ऑफिस से इन एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ग्राउंड्स। तो सेम मैनर, सेम इम्पीचमेंट का प्रोसेस और सेम ग्राउंड्स जो कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, वो सेम मैनर और सेम प्रोसीजर में ही वो रिमूव किए जा सकते हैं। In other words, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect by both the houses of the parliament with special majority, either on the ground of proved misbehavior or incapacity. Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him. So, he is appointed by him, but he does not hold the office till the pleasure of the president. He can be removed, उनको remove किया जा सकता है अगर तो resolution pass होगा by both the houses by special majority।
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर्विस कंडीशंस हैं वो उनके हित के खिलाफ नहीं हो सकते आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. सो द सर्विस कंडीशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. कोई भी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किए जा सकते जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन देंगे. अगर वो नहीं देंगे तो वो रिमूव नहीं किए जा सकते. सो एनी अदर कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. Though the Constitution has sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of Election Commission, some flaws may be noted. So कुछ flaws भी हैं. Constitution ने अपने provisions तो ये किए हैं to ensure impartiality and independence, but कुछ flaws हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं की क्वालिफिकेशंस यानी कि लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशन मेंबर्स की इलेक्शन कमीशन के. कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर बार नहीं किया रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स है फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहर किया गया है वैसे इलेक्शन कमिश्नर कमीशन के मेंबर्स को भी, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी बार करना चाहिए था. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बार नहीं किया है. तो ये उनके हिंड्रेंस है उनकी फंक्शनैलिटी में टू बी एबल टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल अथॉरिटी. अब हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस. क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं इनकी पावर्स: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और कासी जुडिशियल. कासी जुडिशियल मतलब जुडिशरी की तरह. तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है मतलब डे टू डे एडमिन का फंक्शन, ऑर्गेनाइज करना सब कुछ, और एडवाइजरी एडवाइस देना. और कासी जुडिशियल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो, उस केस में एक जुडिशियल बॉडी की तरह फंक्शन करना. इन डिटेल दीज पावर्स एंड फंक्शंस आर to determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of Delimitation Commission Act. तो Delimitation कमीशन एक्ट के अंतर्गत जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं तो उसको डिटरमाइन करना इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को थ्रू आउट द कंट्री. तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है. प्रिपेयर करना और पीरियोडिकली रिवाइज करना इलेक्टोरल रोल्स को और रजिस्टर करना जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं. नोटिफाई करना डेट्स और स्केड्यूल इलेक्शंस का और स्क्रूटनाइज करना नॉमिनेशन पेपर्स को. ग्रांट करना रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. ग्रांट करना रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और उनको इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना. तो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है. टू एक्ट एज अ कोर्ट, तो कोई भी डिस्प्यूट्स अगर हो तो उस केस में टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स. तो इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो या स्टेटस ग्रांट करने से, पार्टीज को स्टेटस ग्रांट करने से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? इलेक्शन कमीशन. टू अपॉइंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करना इंक्वायर करने के लिए डिस्प्यूट्स जो भी इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड होंगे. डिटरमाइन करना कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑब्जर्व करेंगी पार्टीज और कैंडिडेट्स जब इलेक्शंस होंगे. रोस्टर प्रिपेयर करना फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शंस. एडवाइज करना प्रेसिडेंट को मैटर्स से रिलेटेड जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड होंगे. एडवाइस करना गवर्नर को ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. कैंसिल करना पोल्स जब जहां पे भी रिगिंग हो या बूथ कैप्चरिंग हो, वायलेंस हो या कोई भी और किसी प्रकार की इरेगुलरिटी ऑब्जर्व की जाए तो वहां पे कैंसिल करना. रिक्वेस्ट करना प्रेसिडेंट को या गवर्नर को ताकि स्टाफ अवेलेबल किया जा सके फॉर कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शंस. सुपरवाइज करना पूरी मशीनरी इलेक्शंस की थ्रू आउट द कंट्री
टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और एडवाइस करना प्रेसिडेंट को कि क्या जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट में अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, सो टू एडवाइस द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड, सो प्रेसिडेंट को एडवाइस देना कि यदि इलेक्शंस हो सकते हैं कि नहीं जब प्रेसिडेंट रूल हो, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। रजिस्टर करना पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस और उनको ग्रांट करना स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, तो किस प्रकार वो परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पे उनको स्टेटस देना ऑफ नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विस एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद टेन्योर सिस्टम। और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को असिस्ट करते हैं सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज जो पोस्टेड होते हैं सेक्रेटेरिएट में कमीशन के। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन की मदद कौन करते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, जिनको अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। इनके बिलो दिस, इसके नीचे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर जो हैं वो एक्ट करते हैं एज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। जो कलेक्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द डिस्ट्रिक्ट, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इतना डेप्थ में ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से हायरार्की होती है। इसके विजन, मिशन और प्रिंसिपल क्या है? विजन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विजन है कि वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस की तरह एस्टैब्लिश हो, जो कि इनहेंस करे, बढ़ाए एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाए, एंगेजमेंट बढ़ाए, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इंडिया में और ग्लोबली स्ट्रेंथन करे। मिशन क्या है? इलेक्शन कमीशन मेंटेन करता है इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और ऑटोनॉमी, इंश्योर करता है एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, सभी भाग ले पाए, और एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, एंड अडॉप्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरिंग फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो ताकि सबको फ्री, इतना इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है मेंस में इलेक्शन कमीशन के रोल पे। तो ये इंश्योर करता है इंक्लूसिवनेस, एथिकल पार्टिसिपेशन स्टेक होल्डर्स की, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करता है, ताकि पूरे देश भर में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो सके और लोगों का ट्रस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, ताकि वो, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है रिगिंग, किसी भी प्रकार की रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, तो लोगों का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में ट्रस्ट बना रहे। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने ले डाउन किए हैं अपने लिए फॉर गुड गवर्नेंस, और ये है कि उन वैल्यूज को अपहोल्ड करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर की गई हैं, यानी कि इक्वालिटी की, इक्विटी की, इम्पार्शियलिटी की, इंडिपेंडेंस की, और रूल ऑफ लॉ की। लॉ इज सुप्रीम इन सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्टोरल गवर्नेंस, तो ये सब इंश्योर करता है। ये मेंस के आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट करता है इलेक्शंस विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड फ्रीनेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी, प्रोफेशनलिज्म, इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स, ताकि सारे एलिजिबल सिटीजन्स जो हैं अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज वो इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग ले पाए इन एन इंक्लूसिव, वोटर सेंट्रिक, यानी कि वोटर के हित में और वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एंगेज कर सके पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो जिनका इन द इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, और प्रमोट कर सके अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंग स्टेक होल्डर्स, नेमली स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इलेक्शन प्रोसेस के? वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फंक्शनरीज, कैंडिडेट्स, जितने भी लोग हैं, and to enhance and strengthen confidence and trust in the electoral system of the country. आई होप ये क्लियर है गाइडिंग प्रिंसिपल्स।
to develop human resources for effective and professional delivery of electoral services। तो उतने उस प्रकार की ह्यूमन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उतने लोग होने चाहिए जो इंश्योर कर सकें कि जितनी भी इलेक्टोरल सर्विसेज हैं वो प्रोफेशनली डिलीवर हो रही हैं, इफेक्टिवली डिलीवर हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड हो ताकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो स्मूथ हो, स्मूथली कंडक्टेड हो। ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जो कि इम्प्रूव करे इलेक्टोरल प्रोसेस को हर एरिया में। ऐसे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हों जो कि अचीव करें एक्सीलेंस एंड ओवरऑल रियलाइजेशन ऑफ मिशन एंड विजन एंड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रीइंफोर्समेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो ये रीइंफोर्स करता है, कंट्रीब्यूट करता है इलेक्शन कमीशन ताकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट लोगों का इलेक्टोरल सिस्टम में बरकरार रहे, इलेक्टोरल प्रोसेस में कॉन्फिडेंस रहे। इससे हमारा इलेक्शन कमीशन खत्म होता है। नेक्स्ट कम्स दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डायरेक्टली क्रिएट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 315 टू 323 इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है विद इलैबोरेट प्रोविजंस रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर्स अलोंग विद द इंडिपेंडेंस, पावर्स एंड फंक्शन। सो पार्ट 14 आर्टिकल 315 to 323 it is an independent constitutional body। अब हम देखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन। जो यूपीएससी है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रेंथ कमीशन की नहीं बताई, बट ये किस पे छोड़ा है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे, जो कि कॉम्पोजिशन डिसाइड करेंगे। कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स यूजुअली। जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे छोड़ा गया है यूजुअली 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। नो क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा commission's membership, except that one half of the members of the commission should be persons who have held office for at least 10 years either in the government of India or under the government of the state। तो क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई, बस ये बोला गया है कि जो हाफ मेंबरशिप है यूजुअली 9 to 11 मेंबर्स हैं, तो 4 से 5 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व किया है या स्टेट गवर्नमेंट में सर्व किया है फॉर 10 years, एटलीस्ट 10 years। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चेयरमैन है, मेंबर्स है कमीशन के, वो ऑफिस होल्ड करते हैं 6 years के लिए या तो 65 years एज तक, जो भी पहले, सो विच एवर इज अर्लियर। लेकिन वो अपने छोड़ सकते हैं ऑफिस किसी भी टाइम पे बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देके इससे पहले भी ऑफिस अपना छोड़ सकते हैं और इनको रिमूव भी किया जा सकता है इनकी एक टर्म के एक्सपायरी से पहले बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर जो कि प्रोवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फर्दर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी मेंबर यूपीएससी के एज एन एक्टिंग चेयरमैन दो सर्कमस्टांसेस में। ए, जब ऑफिस ऑफ चेयरमैन वेकेंट पड़ जाए। दूसरा, जब चेयरमैन अपनी ड्यूटी फंक्शंस को परफॉर्म ना कर पाए उनकी एब्सेंस के कारण और किसी और कारण की वजह से। जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे वो तब तक फंक्शन करेंगे जब तक जो पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन हैं वो अपनी वापस से ड्यूटीज को रिज्यूम ना कर पाए। सो द एक्टिंग चेयरमैन फंक्शंस टिल द पर्सन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन enters on duties of the office or till the chairman is able to resume his duties। जब तक चेयरमैन अपनी ड्यूटीज को अपॉइंट कर वापस से रिज्यूम कर सके, या जो एक्टिंग चेयरमैन या जो जिस पर्सन को बिठाया गया है वो ड्यूटीज अपनी जब तक कर पाए। सो द पर्सन टिल द पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंटर्स ऑन द ड्यूटीज ऑफ द
ऑफिस। तो ये दो सर्कमस्टांसेस में ये किसी मेंबर को किसी एक्स पर्सन को एक्टिंग चेयरमैन की पोजीशन पे बिठाया जा सकता है। अब हम देखेंगे रिमूवल। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या किसी और मेंबर, यूपीएससी के कोई और मेंबर को, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। अगर वो जज हो कि एडजड्ज्ड हो कि वो इंसॉल्वेंट है, यानी कि अगर वो बैंकरप्ट हो जाएं, अगर वो अपने ऑफिस के टेन्योर के दौरान कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट में भाग लें आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अगर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कंटिन्यू अनफिट अनफिट हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते ऑफिस में बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, इम्बैलेंस ऑफ माइंड और बॉडी। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को या किसी और मेंबर को, यूपीएससी के जो मेंबर हैं, फॉर मिसबिहेवियर। However, in this case, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. लेकिन इसके अलावा कंडीशंस में, इसके अलावा जो सर्कमस्टांसेस में अगर प्रेसिडेंट रिमूव करे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा फॉर एन इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद जो कॉज है रिमूवल का वो अपहोल्ड करते हैं और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and also under the advice tendered by the Supreme Court. Under the provisions of the Constitution, the advice which is tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the President. तो ये advice जो देंगे President with respect to removal of the chairman or members of the UPSC, this is binding. और जब इंक्वायरी चल रही हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन को या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को उस दौरान, जब तक इंक्वायरी चल रही है तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। डिफाइनिंग द टर्म मिसबिहेवियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि चेयरमैन और एनी अदर मेंबर इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि मिसबिहेवियर कौन से सर्कमस्टांसेस में होगा। इफ ही इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में इंटरेस्टेड है या कंसर्न्ड है, उससे रिलेटेड है, या पार्टिसिपेट करें किसी भी वे में इन प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और अग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट देयर ऑफ अदरवाइज देन एज अ मेंबर एंड इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ इनकॉर्पोरेट कंपनी, या तो उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो या कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी से जो कि फायदा ले रही है उससे रिलेटेड हो, या तब भी मिसबिहेवियर के दौरान पे उनको रिमूव किया जा सकता है, या उनको खुद से कुछ इंटरेस्ट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में। इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं ताकि यूपीएससी की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके। चेयरमैन और जो मेंबर है यूपीएससी के, इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उसी मैनर और उसी ग्राउंड्स के द्वारा जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस है चेयरमैन की या मेंबर की, ये डिटरमाइन तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ये उनके हित के अगेंस्ट नहीं हो सकती आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। सो इट कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जितना भी जो खर्चा है यानी कि सैलरीज का, अलाउंसेस का, पेंशन्स का चेयरमैन के, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के, ये सारी चार्ज हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये वोट नहीं हो सकती, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। हमने कंसोलिडेटेड चार्ज एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमने किया है जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, तो ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। जब चेयरमैन अपना ऑफिस छोड़ दें तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जो मेंबर है यूपीएससी के, जब वो छोड़ दें तो वो एलिजिबल है, ऑफिस छोड़ दें तो वो एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन
बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो वो इसको छोड़ के वो जब मेंबर्स हैं उनका ऑफिस खत्म हो जाए तो वो उनके पास अधिकार है कि वो एलिजिबल है टू बी हेल्ड टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। लेकिन वो यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन वो कोई और ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं अपना सकते। जो चेयरमैन है और मेंबर है यूपीएससी के, जब वो अपना पहला टर्म खत्म कर दें तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी सेकेंड टर्म, चेयरमैन भी और मेंबर्स भी। फंक्शंस, यूपीएससी आपको सबको पता है, आप तैयारी कर रहे हो कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है फॉर द अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज हैं और पब्लिक सर्विसेज, उससे रिलेटेड पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जामिनेशंस को यूपीएससी कंडक्ट करती है। स्टेट्स को मदद करती है अगर रिक्वेस्ट किया जाए दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट। सो जॉइंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड फ्रेम करती है, ऑपरेट करती है स्कीम्स फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स पोजेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन, जिसके लिए कैंडिडेट्स जिनके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस है उसकी जरूरत है। इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट्स। सो स्टेट्स की या तो सारी या कोई नीड्स को सर्व करती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेट गवर्नर की रिक्वेस्ट पे और अब प्रेसिडेंट अप्रूवल करे तो स्टेट की कोई भी नीड हो तो उसको सर्व करती है। इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट। जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज फॉर सिविल पोस्ट तो उसके लिए कंसल्ट किया जाता है। जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे इन अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट एंड और प्रमोशंस के लिए एंड ट्रांसफर के लिए एक सर्विस से दूसरे सर्विस तक, और जो सूटेबिलिटी है कैंडिडेट्स की फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड अपॉइंटमेंट्स बाय ट्रांसफर और डेप्यूटेशन। जो concerned departments make they make recommendations for promotion and request the UPSC to ratify them। तो यूपीएससी उसको ratify करती हैं। जो concerned departments है वो recommendation promotion के बनाते हैं और यूपीएससी उसको ratify करती है। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं जो कि एक पर्सन को अफेक्ट करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिविल कैपेसिटी, इंक्लूडिंग मेमोरियल्स, पेटिशन रिलेटिंग टू सच मैटर्स, जिस प्रकार सेंशर हो गया, यानी कि सेवियर डिसअप्रूवल, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट्स को विदहोल्ड करना, प्रमोशंस को विदहोल्ड करना, पेक्यूनियरी लॉस, रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉस, कोई मॉनेटरी लॉस हो तो उसको रिकवर करना, रिडक्शन टू लोअर सर्विस और रैंक, डिमोशन करना या कंपलसरी रिटायरमेंट करना, रिमूव करना सर्विस को, डिसमिस करना सर्विस से, वो सब डिसिप्लिनरी मैटर्स इंक्लूड यूपीएससी की सुपरविजन में होते हैं। कोई भी क्लेम रीइंबर्समेंट का लीगल एक्सपेंसेस के विच इज इंकर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done in the execution of his duties। तो कोई भी क्लेम जो रीइंबर्समेंट का हो वो यूपीएससी देखती है। कोई भी क्लेम फॉर अवार्ड ऑफ पेंशन, जो भी पेंशन अगर किसी भी इंजरी सस्टेन्ड बाय अ पर्सन बाय सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी क्वेश्चन एज टू द अमाउंट ऑफ सच अवार्ड। तो कोई भी पेंशन से रिलेटेड और अमाउंट और पेंशन से रिलेटेड कोई अवार्ड अगर किसी को कोई किसी प्रकार की इंजरी हो व्हाइल ही वाज सर्विंग इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी मैटर जो टेम्पररी पीरियड जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 year and on regularization of appointments, कोई भी matter related to grant of extension of service and employment of certain retired civil servant, या कोई भी other matter related to personnel management। पर्सनल मैनेजमेंट यानी स्टाफ का मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा यूपीएससी देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू कंसल्ट यूपीएससी, अगर वो नहीं कंसल्ट करे गवर्नमेंट ऊपर वाले सारे मैटर्स में, फिर जो पब्लिक सर्वेंट है उनके पास कोई रेमेडी कोर्ट में नहीं है।
The court in the aggrieved public servant has no remedy in the court. In other words, the court held that any irregularity in consultation with UPSC or acting without consultation does not invalidate the decision of the government. तो ये उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है और डिक्लेयर किया गया है कि अगर कंसल्ट नहीं भी करा जाए यूपीएससी को तो ये इसका मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको इनवैलिडेट किया जाए। जो प्रोविजन है डायरेक्टरी है और मैंडेटरी नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोविजन इज डायरेक्टरी, डायरेक्शंस देने वाले हैं, मैंडेटरी नहीं है। सिलेक्शन बाय यूपीएससी डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। अगर यूपीएससी सिलेक्ट कर जाए तो उसका पर्सन का अधिकार नहीं है कि उस पोस्ट के पे अधिकार नहीं है, डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। हाउएवर द गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली, गवर्नमेंट को एक्ट करना है फेयरली, विदाउट आर्बिट्रेरीनेस और विदाउट मैलाफाइड्स। जो कि एडिशनल फंक्शंस है रिलेटेड टू सर्विसेज ऑफ द यूनियन कैन बी कॉन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और फंक्शंस दे सकती है यूपीएससी को, लेकिन जो अभी के फंक्शंस है वो सारे डायरेक्टरी है, नॉट मैंडेटरी। It can also place the personnel system of any authority, corporate body or public institution within the jurisdiction of the UPSC. तो किसी भी public authority, किसी भी corporate body या public institution से related jurisdiction भी UPSC को दे सकती है। Jurisdiction of UPSC can be extended by an act made by the parliament. ये आपको याद रखना है कि jurisdiction बढ़ाई जा सकती है by an act of the parliament. यूपीएससी प्रेजेंट करती है एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट अपनी परफॉर्मेंस पे। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने पेश करते हैं एक मेमोरेंडम के साथ, ऐसे केसेस एक्सप्लेन करते हुए जहां पे कमीशन की एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और रीजंस कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जो सारे केसेस हैं जहां पे एक्सेप्ट नहीं की एडवाइस वो अप्रूव होनी चाहिए बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। An individual ministry or department has no power. So appointment committee उसको अप्रूव करेगी जो भी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट की गई। इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट करे, तो अपॉइंटमेंट कमिटी को अप्रूव करना होगा। लिमिटेशंस हैं कुछ कुछ मैटर्स जो हैं वो जो यूपीएससी की जुरिस्डिक्शन के बाहर रखे गए हैं, यूपीएससी को कंसल्ट नहीं करा जाता कुछ मैटर्स में। यानी कि किस मैटर्स में कंसल्ट नहीं किया जाता और जो क्या लिमिटेशंस है। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, so रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। और जब वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स in making appointments to services and posts। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स की अपॉइंटमेंट्स और रिजर्वेशंस के दौरान उनको कंसल्ट नहीं किया जाता, नहीं कंसल्ट किया जाता विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स, पोस्ट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड अ बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज। With regard to selection for temporary or officiating appointment to post, if the person appointed is not likely to hold the post for more than a year, the president can exclude further, the president can exclude कर सकते हैं कोई भी post services matters from the purview of UPSC। कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करते हैं कि प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू ऑल द इंडियन सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट मे मेक रेगुलेशंस। प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना सकते हैं स्पेसिफाई करते हुए कि ये नेसेसरी नहीं है कि यूपीएससी को कंसल्ट किया जाए, लेकिन जितनी भी रेगुलेशंस होंगी जो प्रेसिडेंट बनाएंगे वो दोनों हाउस के सामने पेश होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 14 डेज और पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है और रिपील भी कर सकता है। यूपीएससी पे भी क्वेश्चंस आने का चांस कम है बट हमको जरूर कवरेज देना है इसको। कॉन्स्टिट्यूशन विजुलाइज करता है कि यूपीएससी एक वॉचडॉग हो मेरिट सिस्टम का इंडिया में। रिक्रूटमेंट से ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट देखे, एडवाइस करे गवर्नमेंट को जब वो कंसल्ट किया जाए ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। It is not concerned with the classification of services, pay and service conditions, cadre management, training and so on.
दीज मैटर्स आर हेल्ड बाय द डिपार्टमेंटल ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि ये सब यूपीएससी का मैटर नहीं है। कार्डर मैनेजमेंट, सर्विस कंडीशंस, पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस का। यूपीएससी इज ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, एक सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंसी है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, ये सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इंडिया में। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, मार्केट एज इम्पोर्टेंट। यूपीएससी लिमिटेड है, बट इसकी रिकमेंडेशंस आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर, तो रोल इसका लिमिटेड है और एडवाइसेस है, इसकी एडवाइजरी नेचर है, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट है, ये आपको याद रखना है, नॉट बाइंडिंग। इट इज अप टू द यूनियन गवर्नमेंट कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे उनकी एडवाइस। जो कि सेफगार्ड है, द ओनली सेफगार्ड इज द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। एक ही सेफगार्ड है कि इवेंचुअली गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को आंसरेबल होना पड़ेगा अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा कि क्यों आपने रिजेक्ट की है, एडवाइस क्यों नहीं मानी। गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकती है जो रेगुलेट कर सकती है स्कोप एडवाइजरी फंक्शंस यूपीएससी का। Emergence of Central Vigilance Commission CVC 1964 affected the role of UPSC in disciplinary matters, क्योंकि जो दोनों को कंसल्ट किया जाता है while taking disciplinary action against the civil servant। CVC को भी कंसल्ट किया जाता है और यूपीएससी को भी कंसल्ट किया जाता है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब दोनों बॉडीज कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस देती है, लेकिन यूपीएससी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी एज है ओवर सीवीसी, क्योंकि जो सीवीसी है उसको एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है और उसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है सीवीसी। स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको मिला 2003 में, लेकिन यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप ये क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर दिए हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के पैरेलल, जैसे यूपीएससी सेंटर में है वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट में। सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स, पावर्स एंड फंक्शंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सेम आर्टिकल, सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स डील विद दैट और सब कुछ सिमिलर ही है। कॉम्पोजिशन भी सिमिलर है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एक चेयरमैन होंगे और बाकी मेंबर होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करती स्ट्रेंथ और कमीशन, और ये मैटर छोड़ा गया है गवर्नर की डिस्क्रिशन पे। क्वालिफिकेशंस भी, जैसे हमने देखा यूपीएससी में क्वालिफिकेशंस नहीं मेंशन की गई कमीशन की मेंबरशिप के लिए, सिर्फ ये बोला गया है कि जो 1/2 ऑफ द मेंबर्स हैं वो कम से कम ऐसे लोगों से आना चाहिए जहाँ पे जिन्होंने 10 साल या तो गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के अंडर सर्व किया है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्व किया है। ये रिपीटेड है, आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को ऑथराइज किया है कि कंडीशंस ऑफ सर्विस भी वो गवर्नर डिटरमाइन करें चेयरमैन की और मेंबर्स ऑफ द चेयरमैन की। चेयरमैन और मेंबर्स की जो टेन्योर है वो ऑफिस अपना होल्ड करते हैं 6 सालों के लिए या 62 ईयर्स तक। स्टेट में 62 ही होता है, हमने हाई कोर्ट के जज में देखा था, तो स्टेट में 62 और सेंटर के केस में 65, जो भी अर्लियर। However, they can relinquish, वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं उससे पहले भी, बाय ड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू दी गवर्नर। गवर्नर किसी भी मेंबर को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्टिंग चेयरमैन भी 2 सर्कमस्टांसेस में बिठा सकते हैं, जब चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो या चेयरमैन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर पाए एब्सेंस के कारण या किसी और कारण की वजह से। जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे वो तब तक अपॉइंट होंगे जब तक जो चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं कर सकते, या जिनको अपॉइंट किया गया है वो अपना ऑफिस को, अपनी ड्यूटीज को अज्यूम नहीं कर पा रहे करेंगे, तब तक ही वो एक्टिंग चेयरमैन है। रिमूवल भी एग्जैक्टली सेम है। चेयरमैन ऑफ मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट।
So the chairman and the members of State Public Service Commission, they are appointed by the governor, but they can only be removed by the president, not by the governor. President उनको रिमूव कर सकते हैं सेम ग्राउंड में और सेम मैनर में जिस प्रकार प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को। कौन से फर्क सर्कमस्टांसेस में रिमूव करेंगे? जब उनको जज किया जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट है यानी कि बैंकरप्ट है, अगर वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में कोई भी और पेड एम्प्लॉयमेंट के साथ एंगेज करते हैं, सो इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अगर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट है अपनी ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए बिकॉज ऑफ इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड और बॉडी, इसके अलावा प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को ऑन द ग्राउंड ऑफ, चेयरमैन या मेंबर को ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। लेकिन मिसबिहेवियर के केस में फिर से प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा मैटर सुप्रीम कोर्ट को फॉर एन इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद अपहोल्ड करते हैं कि जो कॉज है रिमूवल का और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि उनको रिमूव किया जाए तो रिमूव किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत जो एडवाइस है, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देंगे इस मैटर से रिलेटेड प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग है। However, during the course of inquiry by the Supreme Court, the governor, जो उनकी इंक्वायरी चल रही हो तो गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं कंसर्न चेयरमैन को या मेंबर को जब तक उनकी फाइनल रिमूवमेंट पेंडिंग है ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है मिसबिहेवियर। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टेट किया है कि चेयरमैन या कोई और मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर वो गिल्टी है मिसबिहेवियर के, अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने उसमें इंटरेस्टेड है, या किसी भी प्रकार से किसी प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में या जो उनको बेनिफिट मिला है कहीं से अदरवाइज देन एज अ मेंबर एंड इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो कोई भी उनको किसी प्रकार का फायदा मिले तो मिसबिहेवियर माना जाएगा। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी बिल्कुल सिमिलर है। As in the case of UPSC, the Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independence and impartiality of State Public Service Commission. जो चेयरमैन है और मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट ओनली एंड इन द मैनर विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। कंडीशंस ऑफ सर्विस जो उनके हैं, चाहे वो गवर्नर ने डिटरमाइन किए हैं, लेकिन वो उनके हित के खिलाफ नहीं हो सकते आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, सो दे कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जितना सारा खर्चा है यानी कि सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन है चेयरमैन की और मेंबर्स की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो सारी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में, और दे आर नॉट सब्जेक्ट टू दी वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो एनुअल वोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें दे आर नॉट सब्जेक्ट टू दैट। चेयरमैन है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो अपना ऑफिस छोड़ने के बाद एलिजिबल है फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट के अंडर नहीं अपॉइंट किए जा सकते, बट वो यस किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जरूर बन सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन जरूर बन सकते हैं। एक कोई मेंबर जो ऑफिस छोड़ने के बाद एलिजिबल है कि वो अपॉइंट किए जा सकते हैं चेयरमैन या मेंबर किसी यूपीएससी के लिए या चेयरमैन किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंडर एम्प्लॉय नहीं हो सकते। फर्दर, एक टर्म खत्म करने के बाद चेयरमैन या मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू द सेम ऑफिस, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अ सेकेंड टर्म। फंक्शंस भी बिल्कुल सेम है तो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। एडवाइजरी है बॉडी। लिमिटेशंस भी बिल्कुल सेम है। और रोल भी सेम है। अब हम देखेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन।
The Constitution makes a provision for the establishment of a joint public service commission for 2 or more states. While the UPSC and the State Public Service Commission are created directly by the Constitution, a joint State Public Service Commission can be created by an act of Parliament on the request of state legislatures concerned. तो ये आपको याद रखना है, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एक्ट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न. यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. 2 स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, उनके पास वो उनके दे हैड अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब हरियाणा को क्रिएट किया गया था पंजाब से 1966 में. तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज created by an act of the parliament on the request of the state legislature. जो चेयरमैन है मेंबर्स और मेंबर्स हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वो 6 साल के लिए ऑफिस अपना होल्ड करते हैं, या जब उनकी एज 62 इयर्स हो, जो भी पहले हो. They can be suspended or removed by the president. They can also resign from their offices at any time by submitting their resignation letters to the president. The number of members of joint state public service commission and the conditions of service are determined by the president. तो president determine करते हैं. जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये प्रेजेंट करती है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपनी दोनों स्टेट, जो भी स्टेट्स कंसर्न है उनको, और गवर्नर प्लेस करते हैं रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. यूपीएससी भी सर्व कर सकती है नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ये हमने पढ़ा है. As provided by the Government of India Act 1919, a Central Public Service Commission was set up in 1926. तो इसके roots यूपीएससी के Government of India Act 1919 में है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रूट्स हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के. तो उसके रूट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more provinces. तो इसके रूट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन खत्म होते हैं. हम अगले सेगमेंट में मिलेंगे विद मोर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. थैंक यू.